हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने ये चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है, केमिस्ट्री क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें अब हम लेक्चर नंबर 4 भी जोड़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर रहेगा बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, which includes the calculations based on chemical equations। और इसी के अंदर जुड़ा एक सब टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का मतलब है वो कैलकुलेशंस, जैसा कि पीछे मेंशन भी था, दैट कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखिए, इसमें एक हम रिएक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि मीथेन का कंबस्शन। मीथेन एक गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी ये। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, देखिए ये जो नंबर पीछे लिखे होते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ 2 है। तो ये जो नंबर्स लगे होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, ये कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं ये? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के कई मतलब हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें जरूरत कौन से मतलब की है। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। एक मतलब यह हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और वाटर के 2 मोल्स बनाने के लिए। अब जब हमने यहां पर मोल को जोड़ दिया तो हम यहां पर मीथेन के या ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के या वाटर के मोलर मासेस को भी ले सकते हैं। जैसे मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, पहले इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वगैरह आउट कर लें। तो मीथेन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया 1 × 12 प्लस 4 × 1। दिस विल बी 12 + 4 16 AMU। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप इसको अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो ये हो गया इसका मोलर मास। मतलब मीथेन के 1 मोल का मास कितना हो गया? 16 ग्राम्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मीथेन का 16 ग्राम्स रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के यहां 2 मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन का बिल्कुल इसी तरह आप मोलर मास निकाल सकते हो। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होगा 32 AMU। ठीक है, तो मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दीजिए 32 ग्राम्स। अब यहां पे क्योंकि इसके 2 लगा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हम कह सकते हैं कि 2 मोल्स का मास ले लें। कितना हो गया? 64 ग्राम्स। हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम्स मीथेन 64 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम्स, 1 मोल का मास 44 ग्राम्स, और वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम्स। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 मोल्स हैं तो 36 ग्राम्स। तो एक मतलब इसका यह भी निकल के आ गया कि 16 ग्राम्स मीथेन 64 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। क्या बनाने के लिए? 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर कंडीशंस एसटीपी हैं
तो एसटीपी पर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी भी गैस का या वेपर का 1 मोल एसटीपी पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मैंने आपको बताया था 22.4 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम जिसे हम बोलते थे। तो यहां मीथेन का 1 मोल है, अगर हम कंडीशन एसटीपी रख लें तो 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन रिएक्ट विद, यहां 2 मोल्स हैं। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी बताई? 22.4 लीटर। 2 मोल्स की हो जाएगी 44.8 लीटर्स। 22.4 liters of methane react with 44.8 liters of oxygen to produce, यहां 1 मोल है, हम कह सकते हैं कि 22.4 liters of कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहां 2 मोल्स हैं, 44.8 liters of, हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर, 44.8 liters of वाटर वेपर। और आपने सबसे पहले लेक्चर को अगर देखा हो तो उसमें मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए थे। उसमें एक लॉ आया था, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अगर वो लॉ हम यहां पर अप्लाई कर दें तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैसेस की वॉल्यूम। वो लॉ क्या था? व्हेन गैसेस कंबाइन, यहां पर गैसेस कंबाइन हो रही हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, तो वो वॉल्यूम्स के हिसाब से कंबाइन होती हैं। एंड दोज वॉल्यूम्स बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की जो वॉल्यूम्स हैं, दीज आर इन द रेशियो 1:2:1:2। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन एसटीपी भले ही ना हो, लेकिन अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हो जैसा कि उस लॉ में रिक्वायर्ड था, तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन की 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन की 2 वॉल्यूम्स के साथ, क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की 1 वॉल्यूम और वाटर की 2 वॉल्यूम्स बनाने के लिए। कोई भी ये सोचेगा कि वॉल्यूम क्या चीज है? वॉल्यूम वही है जो हमेशा होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, लेकिन वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने लीटर्स में ले रखा था, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर जो कंपैरिजन है वो भी लीटर्स में हो। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस अगर सेम है तो 1 लीटर मीथेन रिएक्ट करेगी 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है। तो उस लॉ के हम एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार करेंगे, जिसमें मैं एनसीईआरटी स्निप्स आपके सामने लेकर आऊंगा डेफिनेटली। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह इन चीजों के बीच में, इन सारी क्वांटिटीज के बीच में तालमेल बैठाना है कि हम अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए उसको हम सॉल्व कर सकें। देखिए, आपसे इसमें से कुछ भी देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको अलग अलग क्वांटिटीज दिखा दी यहां पर। आपसे कल को कोई ये कह सकता है कि आपके पास अगर 1.5 मोल्स ऑफ मीथेन है तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस हुआ। अगर आपसे कोई ये कह दे कि एसटीपी पर अगर 22.4 लीटर वाटर वेपर हमारे पास यहां पर प्रोड्यूस हुआ, तो फिर बताओ कि ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड थी। आपसे कोई ये भी कह सकता है कि ऑक्सीजन के अगर 2 मोल्स यहां पर मीथेन को बर्न करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने बने। तो कुछ भी देकर कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। इससे डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपसे डील कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर कि कैलकुलेट द मास ऑफ carbon dioxide formed when 5 moles of methane are burnt in air। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 5 मोल्स ऑफ मीथेन आर बर्न्ड इन एयर। इस क्वेश्चन को देखिए पढ़ के साफ जाहिर है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड है, क्योंकि मीथेन की बर्निंग की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। आप जानते हैं कि केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में ही नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है कि मीथेन बर्न हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी केमिकल इक्वेशन की, जो रिएक्शन इसमें हो रही है
उस रिएक्शन के लिए जो भी केमिकल इक्वेशन है पहले वो आपको लिखनी पड़ेगी बैलेंस्ड। देखिए कैसे लिखेंगे। अभी पीछे जो लिखी थी वही इक्वेशन है। मीथेन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको बैलेंस कर लेंगे। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस रिएक्शन के लिए जो कि इस क्वेश्चन में हो रही है। अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कितने दिखाई दे रहे हैं, कुल मिलाकर 4 हैं। आपको करना क्या होगा, आपको सिंगल आउट करना होगा उन रिएक्टेंट या उन प्रोडक्ट को जिनके बारे में आपसे बातचीत की गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किस किस से मतलब है हमें, देखिए एक तो आपसे ये पूछा गया है कि मास निकालिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये वो है जो आपको निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड। और दी गई है क्या इंफॉर्मेशन कि 5 मोल्स है मीथेन के। 5 मोल्स मीथेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता करना है। पता लग गया कि किन 2 चीजों से हमें मतलब है। जिन 2 चीजों से हमें मतलब है वो है एक तो CO2 और एक CH4, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जिस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मास के बारे में बात हो रही है और मीथेन के मोल्स के बारे में बात हो रही है, तो इस इक्वेशन में जितना जितना मास जितने जितने मोल्स हैं इस इक्वेशन के हिसाब से पहले वो लिख लीजिए आप। जैसे इस इक्वेशन में मीथेन के मोल्स कितने हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया, आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहां पर हो जाएगा 1 मोल है तो 44 ग्राम्स होगा। ये लिखने के बाद आपको ये पता लगा कि मीथेन का 1 मोल अगर बर्न होगा तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर 5 मोल्स मीथेन बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा, कितना मास फॉर्म होगा। तो आपने ले लिया 5 मोल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया 44 into 5 upon 1 and this comes out to be 220 grams of carbon dioxide। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई अगर आपने मीथेन के कितने 5 मोल्स बर्न किए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको कुछ भी दिया जाएगा, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर आपसे यह कह दिया जाए, एक और क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced at STP if 16 grams of oxygen is used for burning मीथेन। देखिए जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें रिएक्शन अगर हो रही होगी तो कौन सी हो रही होगी। फिर वही बात आ गई कि मीथेन की बर्निंग की रिएक्शन है, मीथेन बर्न हो रही है, ऑक्सीजन यूज होगी डेफिनेटली, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी एसटीपी पे ये पता लगाना है। तो आपको फिर से इक्वेशन लिखनी होगी कि मीथेन ऑक्सीजन को यूज करके बर्न होगी, बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमने इसको बैलेंस कर लिया जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चारों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से जिनसे हमें मतलब था हमने उनको सिंगल आउट कर लिया और फिर उनकी जिन जिन क्वांटिटी की टर्म्स में बात हुई थी, जैसे मीथेन के मोल की टर्म्स में और कार्बन डाइऑक्साइड के मास की टर्म्स में, बिल्कुल वैसे ही हमें अभी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें अगर आप देखें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम के टर्म्स में बात करनी है और ऑक्सीजन का आपको मास दे रखा है।
तो किन दो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है? इसमें ऑक्सीजन की डिटेल गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेल आपको निकालनी है। तो इन दो को हमने यहां सिंगल आउट कर लिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन की बात हो रही है मास के टर्म्स में और कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम। तो पहले इस इक्वेशन के हिसाब से लिखिए कि ऑक्सीजन का कितना मास यूज होने पर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वॉल्यूम बन रही है, इस इक्वेशन के हिसाब से एसटीपी पर। देखिए, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम्स, 32 टू जार 64। तो हम कह सकते हैं कि 64 ग्राम्स ऑक्सीजन अगर यूज हो रही है मीथेन को बर्न करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है 1 मोल की वॉल्यूम एसटीपी पर सब लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर्स होगी। 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रही है अगर 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर 16 ग्राम्स ऑक्सीजन यूज होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी वो निकालो। तो ये कितना हो गया? 22.4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 64। तो 16 से ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 56 अपॉन 10 मतलब 5.6, मतलब ये हो गया 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट क्या कंडीशंस हैं? एसटीपी। तो इस तरह हमने ये फिगर आउट कर लिया कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एसटीपी पर अगर 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन बर्न हो रही है। तो अब बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स मूव टू द पार्ट वेयर वी डिस्कस लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखिए, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के एक्सटेंट पर लिमिट लगाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना उस पर लिमिट लगाएगा। रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, extent of a reaction or the reactant which limits the amount of product formed in a reaction। वो रिएक्टेंट जो कंट्रोल करता है किसी रिएक्शन के एक्सटेंट को या फिर लिमिट लगाता है प्रोडक्ट के अमाउंट पर। मतलब यह है कि पूरी रिएक्शन का कंट्रोल जो है उसी रिएक्टेंट के हाथ में रहता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के एक एग्जांपल से समझ लीजिए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड के एग्जांपल से मान लीजिए कहीं पर कुछ लोगों ने, एक सोसाइटी ने सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसमें 1000 लोगों को चाय पिलानी, चाय नॉर्मल टी। 1000 लोगों को अगर चाय पिलानी है तो फिर बेसिक चाय ही चलेगी या मसाला चाय बनवाएंगे? मसाला चाय तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। बेसिक चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट वाटर, टी लीव्स, चाय पत्ती तो चाहिए, शुगर और मिल्क, और तब जाके बनेगी चाय। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे रिएक्टेंट, इसको अगर मैं केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करें
तो वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क, अल्टीमेटली टी बननी है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें 1000 लोगों के लिए चाय बनानी है। तो ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एप्रोप्रिएट अमाउंट्स हमें चाहिए होंगे। सपोज जहां पर ये काम किया जा रहा है वहां पे वाटर की अनलिमिटेड सप्लाई है। मान लीजिए ट्यूबवेल चलता है, दिन रात जनरेटर चलाया और एकदम वाटर की सप्लाई, बिल्कुल फ्रेश सप्लाई, अंडरग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर फॉरन अवेलेबल है। शुगर, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, मान लीजिए वहां पर करीब में ही शुगर मिल्स है। मॉडर्न शुगर मिल्स आप जानते हैं कि 2400 घंटे वहां पर शुगर मैन्युफैक्चर करने का काम चलता रहता है। जब करीब में ही शुगर मिल मौजूद है तो ऑब्वियसली शुगर की भी कोई कमी नहीं होने वाली। मिल्क, जो इस तरह के एरियाज होते हैं, रूरल होते हैं, वहां पर डेयरी का काम खूब चलता है। तो मिल्क की तो ये समझ लीजिए कि नदियां बह रही हैं वहां पर। जहां पर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वहां पर मिल्क की अनलिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है 2400 घंटे। पता ये चला कि टी लीव्स पर जब नजर डाली तो टी लीव्स का हमारे पास केवल एक 500 ग्राम का पैकेट है। ओनली 500 ग्राम्स ऑफ टी लीव्स। आप ये सोचिए कि 1000 पीपल, इनके लिए बनानी है हमें चाय, जिसमें चाहिए वाटर, टी लीव्स, शुगर और मिल्क। हमारे पास वाटर अनलिमिटेड अमाउंट में है, शुगर भी अनलिमिटेड है, मिल्क भी अनलिमिटेड है, लेकिन टी लीव्स हमारे पास केवल 500 ग्राम्स है। आई डोंट थिंक, अगर आप चाय बनाना जानते हैं या फिर किचन के बेसिक्स को अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इतनी ढेर सारे लोगों के लिए चाय बनाने के लिए कम से कम 500 ग्राम टी लीव्स तो काम नहीं करने की। 500 ग्राम टी लीव्स का काम नहीं है ये। तो इससे हमें पता क्या लगा, क्या 1000 लोगों के लिए चाय बन पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। बनेगी तो, लेकिन 1000 लोगों के लिए नहीं बनेगी। 500 ग्राम टी लीव्स में जितनी सही सोच चाय बन जाए बस वो बन जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो अधूरा रह जाएगा। अब यहां पर कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो पूरी तरह खत्म हो जाएगा? वाटर, शुगर, मिल्क या टी लीव्स? कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा? ऑब्वियसली जो अमाउंट में सबसे कम रह गया था वो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। तो टी लीव्स, क्योंकि हमारे पास केवल 500 ग्राम्स थी, तो ये पूरी तरह खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश्ड, खत्म हो गई। वाटर हमारे पास बचा रह जाएगा, लेफ्ट इन एक्सेस। शुगर और मिल्क भी हमारे पास बचे रह जाएंगे, मतलब दे टू आर लेफ्ट इन एक्सेस। मतलब यह है कहने का कि इन चारों में से एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कि फाइनल अमाउंट जितना बनेगा चाय का उसको कंट्रोल कर रहा है, और वो रिएक्टेंट, या फिर यूं कहिए कि इंग्रेडिएंट, अभी फिलहाल हम एक रिएक्शन से डील नहीं कर रहे, लेकिन एक रिएक्शन के पैटर्न पर हम इसे देख जरूर रहे हैं। तो यहां पर वो इंग्रेडिएंट जो कि कम रह जाएगा, जो कि चाय के अमाउंट पर लिमिट लगा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं हम? याद रखिए, लिमिटिंग एजेंट। तो चाय के अमाउंट पर, फाइनल अमाउंट पर, जो कि यहां पर एक प्रोडक्ट की तरह है, इसके अमाउंट पर लिमिट लगाने वाला जो इंग्रेडिएंट, जो रिएक्टेंट यहां पर है, वो है टी लीव्स। तो टी लीव्स यहां पर इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे लिए इस एक्सपेरिमेंट में या इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रही? यहां पर टी लीव्स रही लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट के बारे में क्या बातें खास हैं? एक तो ये रिएक्शन के एक्सटेंट को कंट्रोल करेगा और ये लिमिट लगाएगा कि कितना प्रोडक्ट बना। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रिएक्शन के एंड पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और बाकी रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्सेस में बचे रह जाएंगे, जैसा कि यहां पर किसके साथ हुआ? मिल्क, शुगर और वाटर के साथ। तो इस तरह मैं ये समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है क्या। अब देखना यह है कि किस तरह हम ये कॉन्सेप्ट किसी रिएक्शन तक एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे पहचाने कि किस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट हमें सिलेक्ट करना है और किस में नहीं करना, और उसको सिलेक्ट करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। देखिए,
एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि आपके पास 5 लीटर्स हाइड्रोजन है, तो बताइए कि हाइड्रोजन क्लोराइड कितनी बनी। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें, अगर आपके पास हाइड्रोजन के 5 लीटर हैं, तो बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड की कितनी वॉल्यूम बनी। ये कह दिया आपसे, तो आप यहां पर गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम लगाओ। भाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 1 वॉल्यूम। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो गई 2 वॉल्यूम्स। आपको यहां पर जो डिटेल दी गई है वो कितने रिएक्टेंट्स की दी गई है, एक की या दोनों की? केवल एक की दी गई है, और वॉल्यूम दी गई है वो भी लीटर्स में। तो आप ये कह सकते हो कि 1 लीटर अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितनी बनेगी, 2 लीटर्स। अब अगर ये 5 लीटर्स वॉल्यूम है, जैसा कि यहां पर दे रखा है, तो फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की वॉल्यूम कितनी बनेगी, 5 इंटू 2/1 कितना हो गया, 10 लीटर्स। 10 लीटर्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस हुई। ये बताइए, इस कैलकुलेशन में ये सोचकर देखिए कि क्या हमने यहां पर लिमिटिंग रीजन जैसी कोई टर्म यूज की? नहीं, एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी यहां पर। अब हम ये कैसे पता करें कि किस क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग रीजन फिगर आउट करने की जरूरत है और किस में नहीं है? देखिए, जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर उनमें केवल एक की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, जैसे कि यहां पर केवल हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो यहां आपको लिमिटिंग रीजन पता लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधे हाइड्रोजन का जो भी आपको अमाउंट गिवन है, चाहे वो वॉल्यूम हो, मास हो, मोल्स हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करते चले जाना है। यहां पर लिमिटिंग रीजन फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका कंट्रास्टिव क्वेश्चन अगर मैं लूं आपके सामने, मैं आपसे यह कहने लगूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रही हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रही हैं। आपके पास हाइड्रोजन के 5 लीटर्स हैं और क्लोरीन के 6 लीटर्स हैं। आपको यह पता लगाना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कितनी बनेगी। यहां पर पिछले क्वेश्चन के मुकाबले कंट्रास्ट देखिए। यहां आपको केवल किसकी इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन थी कि 5 लीटर्स है, और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बतानी थी कि कितनी बनी। यहां पर जो सिचुएशन है वो किस तरह डिफरेंट है। हाइड्रोजन की भी आपके पास इंफॉर्मेशन है और क्लोरीन की भी इंफॉर्मेशन है, और आपको यह पता लगाना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड कितनी बनेगी। अगर आप हाइड्रोजन से निकालोगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह वहां पे 5 लीटर्स ही थी, तो 5 लीटर से कितनी आई, 10 लीटर्स। अगर आप क्लोरीन से कैलकुलेशन करोगे तो फिर कितनी आएगी, जरा कर लेते हैं। भाई यहां पर ये 1 वॉल्यूम हो गई, ये 2 वॉल्यूम्स हो गई, इसका मतलब ये हो गया 1 लीटर, तो ये बनेगा 2 लीटर्स। तो अगर ये है 6 लीटर्स, तो ये हो गया 6 इंटू 2/1, मतलब ये होगा 12 लीटर्स। मतलब अगर हाइड्रोजन के 5 लीटर से निकालें तो आंसर आ रहा है क्या, 10 लीटर्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं, 5 लीटर हाइड्रोजन से। और अगर हम आंसर 6 लीटर्स क्लोरीन से निकाल रहे हैं, 6 लीटर्स क्लोरीन को कंसिडर करते हुए अगर हम आंसर निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 12 लीटर्स। अब सवाल ये उठता है कि एक ही रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अलग अलग अमाउंट थोड़े ही बनेंगे। एक ही रिएक्शन में जो यहां पर गैस प्रोड्यूस हुई है उसके 2 अलग अलग अमाउंट थोड़े ही बनेंगे, केवल एक ही अमाउंट बनेगा। या तो 10 लीटर बनेगा या 12 लीटर बनेगा। ये थोड़ी कि 12 लीटर अलग बन गया और 10 लीटर अलग बन गया, एक ही तो अमाउंट बनेगा इसमें। यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी ये फिगर आउट करने की कि इन दोनों में रिएक्शन का कंट्रोल किसने ले रखा है, कि इन दोनों में से लिमिटिंग रेजेंट आखिर कौन है। तो लिमिटिंग रेजेंट का पता कैसे लगाएं, ऐसे पता लगाएं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है। पिछली ही सिचुएशन को यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं।
आपके पास है इसके 5 लीटर्स और इसके 6 लीटर्स। जो जो अमाउंट गिवन है, देखिए एक बेसिक सा तरीका है, आपको जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी जिस जिस रिएक्टेंट की, वो उसके ऊपर लिख दीजिए आप। उसके बाद क्या करिए, किसी एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। मेरा तरीका यह है, पर्सनली मैं दूसरों को भी यही रिकमेंड करता हूं, क्या कि जो राइट वाला रिएक्टेंट है आप उसकी इंफॉर्मेशन अभी इग्नोर कर दो। ये क्या है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग रेजल्ट। आपने पहले इंफॉर्मेशन लिखी दोनों की, दोनों के ऊपर रिएक्टेंट्स के, और उसके बाद राइट वाले की इंफॉर्मेशन हमने इग्नोर कर दी। अब हम ये पता लगाएंगे कि अगर इसकी 1 वॉल्यूम है, लीटर्स ले लेता हूं, डायरेक्ट अंडरस्टूड है, पीछे से आपने समझ लिया है। अगर इसका 1 लीटर है तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, अगर इसका 1 लीटर है तो क्लोरीन का 1 लीटर चाहिए। अब अगर इसका 5 लीटर्स है तो क्लोरीन का कितना चाहिए वो पता लगा लो। कैसे पता लगेगा, 5 इंटू 1/1, इसको यहां मल्टीप्लाई है नीचे, तो मतलब 5 लीटर्स क्लोरीन ही रिक्वायर्ड है। 5 लीटर्स क्लोरीन रिक्वायर्ड। अब क्या करो, जो आपने उस वक्त इग्नोर कर दिया था, जिसको आपने छुपा के रख लिया था, यह क्लोरीन का वो अमाउंट है जो अवेलेबल है। यह है अवेलेबल क्लोरीन और यह है रिक्वायर्ड क्लोरीन। रिक्वायर्ड है 5 लीटर, अवेलेबल है 6 लीटर। तो क्या ये बताइए, यहां पर क्लोरीन हमारे पास कम पड़ रही है क्या? हमें रिक्वायर्ड है 5 लीटर और हमारे पास अवेलेबल है 6 लीटर, तो क्लोरीन की तो कमी नहीं हो रही हमारे पास। हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, हम ये लिखेंगे, सिंस अवेलेबल क्लोरीन लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन रिक्वायर्ड क्लोरीन। भाई अवेलेबल कितनी है यहां पर, अवेलेबल है 6 लीटर्स और रिक्वायर्ड है 5 लीटर्स। ऑब्वियसली अवेलेबल ज्यादा है तो इसकी कमी थोड़ी हो रही है हमारे पास रिएक्शन करते हुए, प्रोडक्ट बनाते हुए, तो ऑब्वियसली क्लोरीन लिमिटिंग रेजेंट नहीं है। तो 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहां पर लिमिटिंग रेजेंट है। तो आप कहेंगे देयरफॉर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रेजेंट। हाइड्रोजन यहां पर लिमिटिंग रेजेंट है, क्योंकि क्लोरीन जो हमने फिगर आउट की कि कितनी रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल से, क्योंकि ये समझ लीजिए कम है हमारे पास, रिक्वायर्ड जो है वो कम है और अवेलेबल ज्यादा है, तो इसकी कमी नहीं है हमारे पास। कमी किसकी है, कमी डेफिनेटली दूसरे रिएक्टेंट की है जो कि है हाइड्रोजन। ठीक, अब इमेजिन कीजिए कि इसी कैलकुलेशन में सपोज ये 5 लीटर ना होके 7 लीटर्स आ जाता है। इमेजिन 7 लीटर्स रिक्वायर्ड होता, आप इमेजिन कीजिए, तो ऐसे में ये रिक्वायर्ड अवेलेबल क्लोरीन से ऊपर निकल जाता। तो जब ये रिक्वायर्ड अवेलेबल क्लोरीन से ऊपर निकल जाता, सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स होने से बचाने के लिए मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, पीछे वाली सिचुएशन को रिपीट कर लीजिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू 2HCl। अब यहां पर मान लीजिए 7 लीटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, 7 लीटर्स क्लोरीन रिक्वायर्ड है और इनके अवेलेबल अमाउंट कितने कितने थे, 5 लीटर और 6 लीटर। अब क्योंकि 7 लीटर रिक्वायर्ड है और अवेलेबल रह गई 6 लीटर, तो आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा यहां पर, सिंस अवेलेबल क्लोरीन इज लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन रिक्वायर्ड क्लोरीन। अवेलेबल कितनी है 6 और रिक्वायर्ड है 7, तो ऑब्वियसली क्योंकि रिक्वायरमेंट से कम रह गई क्लोरीन, तो फिर क्लोरीन ही लिमिटिंग रेजेंट होगी। देयरफॉर Cl2 इज द लिमिटिंग रेजेंट।
लिमिटिंग रेजेंट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये रिएक्शन हम ले सकते हैं, N2 plus 3H2 gives you 2NH3। मान लीजिए आपके पास इसके 1000 ग्राम्स हैं और इसके आपके पास मान लीजिए 1000 ग्राम्स हैं। अब आपको यह पता लगाना है कि इनमें लिमिटिंग रेजेंट कौन है। अगर आपको यह फिगर आउट करना है कि अमोनिया कितनी बनी, तो आपको पहले लिमिटिंग रेजेंट पता करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रेजेंट पता करने के लिए हम क्या करें, वही करें जैसे हमने पीछे किया, क्या कि इसको इग्नोर कर दें। इस इक्वेशन में क्योंकि मासेस दे रखे हैं तो मासेस की टर्म्स में आप बात करिए, 28 ग्राम्स हो जाएगा नाइट्रोजन का मोलर मास N2 का, और ये टोटल हो गया 6 ग्राम्स। तो 28 ग्राम्स नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड है 6 ग्राम्स हाइड्रोजन। तो 1000 ग्राम्स नाइट्रोजन को हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितनी होगी, 6 इंटू 1000 अपॉन 28। ये कितना हो गया, 214.28 ग्राम्स। तो ये है रिक्वायर्ड हाइड्रोजन। अवेलेबल कितनी है वो देखो। अब ये अवेलेबल थी जो आपने इग्नोर कर दी थी, तो आप देख रहे हो एक बार फिर अवेलेबल हाइड्रोजन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है रिक्वायर्ड हाइड्रोजन से। 1000 ग्राम ये थी और यह है केवल 214.28 ग्राम्स। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन फिर लिमिटिंग रेजेंट नहीं है, देयरफॉर which one, N2 is the limiting reagent। अब मान लीजिए नाइट्रोजन आपके पास अवेलेबल होती 1000 ग्राम और हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल होती केवल 100 ग्राम्स। और आपसे यह कहा जाता कि पता यह लगाइए कि लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है। तो आप फिर वही करेंगे, इसको इग्नोर कीजिए। 28 ग्राम्स नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड है 6 ग्राम्स हाइड्रोजन। तो 1000 ग्राम्स नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी, 1000 इंटू 6 अपॉन 28 कितनी हो गई, भी पीछे निकाली थी, 214.28 214.28 ग्राम्स हाइड्रोजन ये है रिक्वायर्ड। अब ये हाइड्रोजन अगर रिक्वायर्ड है तो अवेलेबल जो है वो कितनी है, केवल 100। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस अवेलेबल H2 लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन रिक्वायर्ड H2, देयरफॉर ये कितनी कितनी है जरा ये लिख भी लें। अवेलेबल थी 100 और रिक्वायर्ड है 214.28 ग्राम्स। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें रिक्वायर्ड थी 214.28 ग्राम्स और अवेलेबल है केवल 100 ग्राम्स। तो इसका मतलब यह हुआ बिल्कुल साफ कि हाइड्रोजन जितनी चाहिए उससे कम रह गई है। ठीक उसी तरह जैसे वहां पर चाय की पत्ती 1000 लोगों के लिए चाय बनाने के लिए जितनी चाय की पत्ती चाहिए थी उतनी अवेलेबल नहीं थी, तो वही लिमिटिंग रेजेंट हो गई थी। बिल्कुल वैसे ही यहां पर अवेलेबल हाइड्रोजन कितनी है, 100 ग्राम, और रिक्वायर्ड कितनी है, इतनी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 214.28 ग्राम्स। तो फिर हाइड्रोजन क्योंकि रिक्वायरमेंट से कम है हमारे पास, तो फिर हाइड्रोजन ही यहां पर लिमिटिंग रेजेंट होगी। देयरफॉर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रेजेंट। हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट हो गया। अच्छा एक बात ये देखिए कि हाइड्रोजन अगर लिमिटिंग रेजेंट है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिर अमाउंट में बचा रह जाएगा, तो नाइट्रोजन विल बी लेफ्ट इन एक्सेस।
और अगर पीछे वाली सिचुएशन को देखें तो यहां नाइट्रोजन अगर लिमिटिंग रेजेंट था तो हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। मैंने आपको क्या बताया था, वो चाय वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे टी लीव्स को छोड़कर, टी लीव्स तो क्योंकि हमारे पास अमाउंट में जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम रह गई, तो बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या होंगे, वो एक्सेस में बचे रह जाएंगे, दे विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो लिमिटिंग रेजेंट है, लिमिटिंग रेजेंट के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या, बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, इट इज ओवर एंड डन विद। लेकिन जो बाकी रिएक्टेंट हैं जो लिमिटिंग रेजेंट नहीं है वो हमारे पास हमेशा एक्सेस में बचे रहेंगे। ये पूछा जाता है अक्सर कि पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है, और जब ये पता लग गया कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है तो नेचुरली आपको ये भी पता हो गया कि विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। उसका अमाउंट कैलकुलेट करिए कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में बचा रह गया है वो कितना रह गया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस। अब जब हमें ये पता लग गया है कि लिमिटिंग रेजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर इससे रिलेटेड इसके अराउंड कैलकुलेशंस क्या होंगी। देखिए, किसी क्वेश्चन में सपोज वो अभी पीछे जो इक्वेशन मैंने यहां लिखी थी जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही थी अमोनिया बनाने के लिए, हम इसको एक क्वेश्चन का पार्ट बना लेते हैं। इफ you are provided with 1000 grams nitrogen and 100 grams of hydrogen, then find the amount of ammonia formed and also the amount of reactant left in excess। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक। अब देखिए, लिमिटिंग रेजेंट जब हम फिगर आउट कर चुके हैं, जैसा कि आपने यही सिचुएशन देखी पीछे कि 1000 ग्राम्स नाइट्रोजन है और 100 ग्राम्स ऑक्सीजन। जो क्वेश्चन मैंने अभी आगे आपके सामने रखा है उसमें 1000 ग्राम्स नाइट्रोजन और 100 ग्राम्स हाइड्रोजन आपको दी गई है, तो आप देख रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन पता लगा कि लिमिटिंग रेजेंट है। एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा वो ये है कि आप कभी भी यहाँ से डायरेक्टली देख के ये पता लगाने की कोशिश ना करें कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है। कई बार ऐसा होता है जिसका अमाउंट देखने में यहाँ पर लगता है कि अवेलेबल ज्यादा है, वो लिमिटिंग रेजेंट निकलता है। ऐसी सिचुएशंस आपके सामने जरूर आएंगी, तो लिमिटिंग रेजेंट को प्रॉपर्ली फिगर आउट करने का मेथड जो है वो यही है, इस प्रोटोकॉल से आप कभी ना हटें। ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्टली देख के पता ना लगाएं, पूरा सॉल्यूशन करें और आखिर में अवेलेबल अमाउंट को और रिक्वायर्ड अमाउंट को कंपेयर करके ही इस नतीजे पर पहुंचे कि लिमिटिंग रेजेंट आखिर है कौन सा। ठीक है, तो यहां पर उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही सिचुएशन चल रही है, तो यहां पर हमें पता लग चुका है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है। ठीक है, इसको देख लें अच्छी तरह। हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट जब हमें पता लग गया, अब उसके बाद क्या करना था, अब हमें यह पता लगाना है कि अमोनिया कितनी बनी। तो इक्वेशन को लिमिटिंग रेजेंट पता लगाने के बाद फिर से लिख लें। ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं लिमिटिंग रेजेंट पता लगाने के बाद का पार्ट लिख रहा हूं, क्योंकि वो इसके जस्ट पहले मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहां पर है। तो मैं अब सीधे लिमिटिंग रेजेंट पता लगाने के बाद के पार्ट पर फोकस कर रहा हूं यहां, जो कि यह है कि हमें अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना बना ये पता लगाना है। पहले ये पता लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अमाउंट तो दोनों के गिवन है, 1000 ग्राम्स नाइट्रोजन और 100 ग्राम्स हाइड्रोजन, 1000 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम हाइड्रोजन, तो अमोनिया पूछ रहे हैं कितनी बनी। मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा था कि लिमिटिंग रेजेंट की जरूरत है, ये हमें पता कैसे लगेगा।
जब आपको दोनों ही रिएक्टेंट की डिटेल दे रखी होगी, जैसे कि यहां पर दे रखी है, इसीलिए हमने लिमिटिंग रेजेंट पता लगाया। ऑल्दो यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि लिमिटिंग रेजेंट पता लगाइए, लेकिन हमने जैसे ही देखा कि दोनों की डिटेल गिवन है, तो ये हमें फौरन पता चल जाना चाहिए कि लिमिटिंग रेजेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और लिमिटिंग रेजेंट निकालेंगे कैसे, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे दिखाया, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं उसको। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि लिमिटिंग रेजेंट पता लगने के बाद आगे कैसे बने। मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रेजेंट ही रिएक्शन को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा ये लिमिटिंग रेजेंट ही डिसाइड करता है। तो क्योंकि हम पता लगा चुके हैं कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है, तो यहां पे हमें मतलब रखना है हाइड्रोजन से, और जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया उससे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 ग्राम्स हाइड्रोजन हो जाएगी ये। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, 3 2 6 ग्राम्स मोलर मास हो गया 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का। और अमोनिया का मोलर मास हो गया 14 + 3 17 2 34 ग्राम्स। ठीक है, अमोनिया के 1 मोल का मास कितना 17 ग्राम्स, 2 मोल्स यहां पर हैं तो 34 ग्राम्स। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 ग्राम्स हाइड्रोजन अगर इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो अमोनिया के 34 ग्राम्स बनेंगे। अब यहां पर ये देखिए कि आपके पास कितनी हाइड्रोजन थी अवेलेबल, 100 ग्राम्स थी। तो 100 ग्राम्स हाइड्रोजन अगर यहां है तो अमोनिया कितनी बनेगी, 100 इंटू 34/6, ये कितना आएगा 566.67 ग्राम्स आएगा। मतलब इतनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी अगर आपने नाइट्रोजन का इतना अमाउंट और हाइड्रोजन का इतना अमाउंट लिया है इस रिएक्शन में, इतनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। ठीक, अब एक और चीज निकालनी है यहां पे, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस। मैंने आपसे कहा था कि जो लिमिटिंग रेजेंट नहीं है दैट रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। तो चलिए फिर अब ये फिगर आउट करते हैं कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में रह गया वो कितना रह गया। इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेता हूं, N2 + 3H2 gives you 2NH3। ठीक है, अब इनका कितना कितना अमाउंट है आपके पास, इसका है 1000 ग्राम्स और इसका है केवल 100 ग्राम्स। आप ये ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि लिमिटिंग रेजेंट जो है वो ये है हाइड्रोजन। तो रिएक्शन का जो कंट्रोल है कि कौन कितना प्रोड्यूस होगा, कौन कितना यूज होगा, ये पूरा कंट्रोल लिमिटिंग रेजेंट के पास है, जो इस वक्त कौन है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन कितनी यूज होगी दैट वी हैव टू फिगर आउट। कितनी यूज होगी देखिए, अगर ये 28 ग्राम्स है नाइट्रोजन तो 6 ग्राम्स हाइड्रोजन चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर लिमिटिंग रेजेंट आइडेंटिफाई हो चुका हो, लिमिटिंग रेजेंट पूरी तरह खत्म हो जाता है। मैं एक बार फिर आपको उस चाय के एग्जांपल पर लेना चाहूंगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि टी लीव्स जो आपके पास केवल 500 ग्राम्स थी इन कंपैरिजन टू द अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स, टी लीव्स पूरी तरह खत्म हो गई थी। मतलब लिमिटिंग रेजेंट एट द एंड पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन के 100 ग्राम्स पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाने, तो हाइड्रोजन के 100 ग्राम तो एग्जॉस्ट हो जाने हैं, तो फिर नाइट्रोजन के नहीं होंगे, नाइट्रोजन के कितने यूज होंगे हम वो पता लगा रहे हैं। तो ये कैसे पता लगेगा, 100 इंटू 28/6, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 466.67 ग्राम्स। ये निकल के आई नाइट्रोजन जो यूज हुई है। तो फिर नाइट्रोजन अनयूज्ड या फिर नाइट्रोजन लेफ्ट इन एक्सेस कैसे निकालेंगे। देयरफॉर N2 लेफ्ट इन एक्सेस, ये कितना हो गया, हमारे पास अवेलेबल कितनी थी 1000 और यूज कितनी हो गई 466.67। तो ये हो गया 1000 माइनस 466.67 ग्राम्स, तो ये हो गया 533.33 grams N2 left in excess।
इतनी नाइट्रोजन एक्सेस में बची रह जाएगी। हमेशा याद रखिए कि लिमिटिंग रेजेंट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और बाकी रिएक्टेंट बचे रह जाएंगे। और बाकी रिएक्टेंट कितने बचे रह गए हैं ये पता लगाने के लिए पहले आपको ये पता लगाना होगा कि जो रिएक्टेंट लिमिटिंग रेजेंट नहीं है वो यूज कितने हुए। दिस कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि नाइट्रोजन जो कि लिमिटिंग रेजेंट नहीं था उसका कितना अमाउंट यूज हुआ। हमने ये पता लगा लिया कि 1000 में से 466.67 ग्राम यूज होगा, तो फिर अनयूज्ड या फिर लेफ्ट इन एक्सेस कितना होगा, इतना 533.33 ग्राम्स। सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस मार्क्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं और लिमिटिंग रेजेंट जो कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उससे हम किस तरह डील करते हैं, किस तरह हम ये फिगर आउट करते हैं कि लिमिटिंग रेजेंट क्या है, किस तरह हम ये पता लगाते हैं कि लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है ये पता लगाएं, और साथ ही ये पता लगाएं कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में बचे रह गए हैं उनका अमाउंट कितना है। लिमिटिंग रेजेंट के अराउंड जितनी भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं वो सारी इस वीडियो में मौजूद हैं। इसको आप आगे पीछे रिवाइंड कर देख सकते हैं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो केवल 4 हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके एडिशन में भी और भी जो आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन वो भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और आज के लिए ये वीडियो कंक्लूड हुई। Please don't forget to subscribe to our channel, The NEET IIT Adda. That's it. Thanks.